बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में हम कंप्यूटर क्लास 9 यूनिट 6 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमने पिछली वीडियो में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में हम जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है इनके आंसर्स मैंने आपकी बुक से यहाँ पर तैयार किए हुए हैं। मैं ये आंसर जल्दी जल्दी पढ़ के आपको समझा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है, एंड प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ हाउ दे फैसिलिटेट रिसोर्स शेयरिंग एंड डेटा कम्युनिकेशन। और ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये रिसोर्स शेयरिंग में और डेटा कम्युनिकेशन में हमारी किस तरह मदद करते हैं, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन अभी करता हूं कि रिसोर्स शेयरिंग और डेटा कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज टू इनेबल रिसोर्स शेयरिंग, डेटा कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। कि जो बुनियादी मकसद या ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर नेटवर्क का, इसमें आप एक तो रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ही प्रिंटर है, तो अगर आप उसको नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर लेते हैं तो उसको एक से ज्यादा बंदे जो है या एक से ज्यादा कंप्यूटर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपका ये जो रिसोर्स है ये शेयर हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आपके पास कोई एक बड़ी हार्ड डिस्क है, उस पे आप जो मुख्तलिफ नेटवर्क में कंप्यूटर कनेक्टेड है वो उस एक ही हार्ड डिस्क पे अपना डेटा शेयर करें, तो इस तरह आपको ज्यादा हार्ड डिस्क परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है, ठीक है। एंड डेटा कम्युनिकेशन, और इसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये आपको डेटा कम्युनिकेट करने में ज़ाहिर मदद करते हैं। एंड कोलैबोरेशन, और आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करने में आपको मदद देते हैं। यानी कि आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। एक बंदा इधर बैठा हुआ है, एक बंदा किसी और जगह बैठा हुआ है, लेकिन अगर वो नेटवर्क के जरिए आपस में कनेक्टेड है तो आपस में एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं और मिलजुल के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर एंड डिवाइसेस। ये जो नेटवर्क सिस्टम है ये क्या करता है कि इसमें मल्टीपल कंप्यूटर और डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, सो दैट यूजर कैन शेयर रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेट एफिशिएंटली। इसकी वजह से जो यूजर है यानी कि हम लोग हैं, हम जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको शेयर कर सकते हैं। जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर है सबके साथ कनेक्ट करके उसको हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है, बजाय से कि हमें ज्यादा प्रिंटर परचेज करना पड़े। एंड कम्युनिकेट एफिशिएंटली, और कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से हम ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा एफिशिएंट वे में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव इन्होंने हमसे ये दो ऑब्जेक्टिव का कहा है, रिसोर्स शेयरिंग और डेटा कम्युनिकेशन, इसके बारे में उन्होंने हमसे कहा है। तो मैंने यहाँ पर ये तीसरा कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन इसको भी ऐड कर लिया, आपकी बुक में शामिल है। बहरहाल आपने क्वेश्चन को फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन में कोलैबोरेशन के भी आ जाता है तो आप फिर इसको भी ऐड कर लें, अदरवाइज जो है हम ये पहले दो ही यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें पहले रिसोर्स शेयरिंग किस तरह की जाती है। कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ डिवाइसेस टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर एंड स्टोरेज, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी। इसमें आप जो मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं उनको शेयर करके आप जो है ना कॉस्ट पे या खर्चा में कमी कर सकते हैं। एक ही प्रिंटर लगा लें, उससे आप काम चलाएं, या स्टोरेज अगर आप एक ही जगह पे आप करना चाहते हैं तो बजाय से कि ज्यादा स्टोरेज वाली डिवाइसेस आप परचेज करें, एक ही स्टोरेज वाली डिवाइस आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो एक ही स्टोरेज डिवाइस या एक ही प्रिंटर को सारे कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आ गई, इन एन ऑफिस नेटवर्क, किसी भी ऑफिस नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर कैन शेयर सिंगल प्रिंटर, रिड्यूसिंग द नीड फॉर मल्टीपल प्रिंटर, ठीक है। और उसके बाद आ गया डेटा कम्युनिकेशन, इसमें आप जो डेटा है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हमें जो हमारी मालूमात है वो कम्युनिकेट करने में फैसिलिटेशन करता है, सहूलत फराहम करता है। नेटवर्क फैसिलिटेट डेटा ट्रांसफर, ये जो नेटवर्क है कंप्यूटर नेटवर्क ये आपको डेटा ट्रांसफर करने में सहूलत देते हैं। इनेबलिंग कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब ये कम्युनिकेशन मुख्तलिफ तरीकों से होती है, हम जानते हैं। ईमेल के जरिए हो सकती है, इंस्टेंट मैसेजेस जैसे व्हाट्सएप वगैरह उससे हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है, ठीक है। तो अब एग्जांपल इसकी भी हम लिख लेते हैं। एम्प्लॉइज इन डिफरेंट लोकेशन कैन कोलैबोरेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल लाइक जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम। ये दो मुख्तलिफ टूल है जैसे जूम है या माइक्रोसॉफ्ट टीम है, इसमें किसी भी ऑफिस या किसी भी इदारे में काम करने वाले आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, रिमोट मीटिंग कर सकते हैं, दूर बैठे एक दूसरे के साथ मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाएंगे कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। अब ये इसको मैंने ऐड कर लिया क्योंकि आपके बुक में इसको ऐड किया हुआ है, लेकिन हमारा क्वेश्चन इधर तक ही है क्योंकि इन्होंने हमें सिर्फ ये दो यहाँ पर रिसोर्स शेयरिंग और डेटा कम्युनिकेशन के बारे में ही पूछा है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया। कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं, मिलजुल के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने लिख दिया, नेटवर्क कनेक्ट डिवाइसेस अलाउइंग फॉर रिमोट एक्सेस एंड कोलैबोरेशन। इसके जरिए आप एक टीम की सूरत में कोलैबोरेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ आप राब्ता कर सकते हैं। इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी वजह से आपकी जो काम की प्रोडक्टिविटी है या फादियत है उसमें इजाफा हो जाता है।
इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, टीम कैन वर्क ऑन अ शेयर डॉक्यूमेंट इन रियल टाइम यूजिंग क्लाउड बेस्ड सर्विसेज लाइक गूगल ड्राइव। मिसाल के तौर पे आप एक डॉक्यूमेंट है उसको अगर गूगल ड्राइव पर रख लेते हैं तो अब उस डॉक्यूमेंट को आपके नेट से जो भी कनेक्टेड है आपके नेटवर्क से वो उसको एक्सेस कर सकता है, उसमें अपना जो भी चेंजिंग है वो कर सकता है। ठीक है, तो हम एक डॉक्यूमेंट को एक से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करके उस पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन हो जाती है। अब ये जो है आपके इस ऊपर जो उन्होंने क्वेश्चन दिया उसका पार्ट नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाता है कोलैबोरेशन का तो फिर आप इसको भी डाल लीजिएगा। ठीक है, बस ये नीचे आप फिर एक लिख लीजिएगा, 10 कंप्यूटर नेटवर्क इंप्रूव एफिशिएंसी कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए आप जो है एफिशिएंसी या काम करने की कारकर्दगी, कम्युनिकेशन, आपस में एक दूसरे से रब्ता करना और कोलैबोरेशन, एक दूसरे से मिलजुल के काम करना, इस चीज में बेहतरी लाता है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम assume data is transmitted at a rate of 50 bit per second। ये इन्होंने हमें एक सेकंड में जितने बिट ट्रांसफर होते हैं वो रेट बता दिया। कैलकुलेट द टाइम टू ट्रांसमिट अ मैसेज इफ। अब ये नीचे इन्होंने हमें ये कुछ डेटा दिया हुआ है, तो ये डेटा कितने टाइम में ट्रांसफर होगा, हमने टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपल मैथ का क्वेश्चन है। हमें जो पहला यूनिट उन्होंने दिया है बिट्स में दिया है। ठीक है, तो हम जब इनको सॉल्व करेंगे दोनों पार्ट को, तो इनमें भी जो इन्होंने हमें डेटा दिया है इनको हम पहले बिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद टाइम मालूम करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते होते हैं, टाइम इज इक्वल टू डेटा साइज डिवाइडेड बाय डेटा ट्रांसमिशन रेट। तो आप डेटा साइज जो होगा उस पे ट्रांसमिशन रेट जो इसने दिया है यहाँ पर 500 पर सेकंड। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम में ये जो इन्होंने हमें डेटा दिया हुआ है ये ट्रांसफर होगा। तो पहले हम ये पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं। इन्होंने हमें डेटा रेट दे दिया है 500 बिट पर सेकंड बीपीएस। ठीक है, तो अब ये पार्ट ए में ये हमने देखना है कि 10 किलो बिट्स जो है ये कितने टाइम में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो अब ये किलो बिट है तो इसको पहले आप बिट में ले आए। ठीक है, तो 1 किलो बिट में 1000 बिट होते हैं, 1 किलो बिट इक्वल होता है 1000 बिट के। ठीक है, तो अब 10 किलो बिट को अगर हमने बिट में लाना हो तो 10 को 1000 से जरूर देंगे तो 1000 बिट बन जाएंगे इसके। ठीक है, अब ये भी हमारे पास बिट्स बन गए, यानी कि सेम यूनिट हो गया जो कि यहाँ पर उन्होंने रेट में दिया बिट पर सेकंड में। ठीक है, तो बस आप टाइम फार्मूला लिखे, टाइम इज इक्वल टू डेटा साइज डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन रेट। डेटा साइज आपके पास ये आ गया 10,000 बिट, ट्रांसमिशन रेट है 500 बिट, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 सेकंड आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये जो डेटा है 10 किलो बिट्स ये 20 सेकंड में ट्रांसफर होगा, 20 सेकंड लेगा ट्रांसफर होने में। बस इसका ये आंसर मैंने लिख दिया, टाइम रिक्वायर्ड 20 सेकंड। अब ये पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें इन्होंने हमें 10 किलो बाइट ये डेटा दिया है, तो इसका हमने देखना है कितने टाइम में ये ट्रांसफर होगा। तो पहले तो ये जो किलो बाइट है इसको आप कन्वर्ट कर लें बिट्स में। ठीक है, तो इसको बिट्स में कन्वर्ट करने का आसान तरीका है, हम जानते हैं कि 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होती है। ठीक है, और एक बाइट में 8 बिट होती है। तो हम ये जो 10,000 है इसको अगर हम 1024 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बिट्स की तादाद आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बस अब आप ये फार्मूला पुट करें टाइम का। ठीक है, और ऊपर आप डेटा साइज लिख लेंगे, आपके पास ये आया, इसको आप लिखते हैं और डिवाइडेड बाय जो डेटा रेट उन्होंने दिया है 500 बिट पर सेकंड, ये आप लिख देंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 163.84 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 163 को आप 164 कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड टाइम आ जाता है, यानी कि ये जो डेटा है 10 किलो बाइट ये 164 सेकंड लेगा ट्रांसफर होने में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस कंप्यूटर यूजिंग पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। ये दो तरीके हैं नेटवर्क पे डेटा सेंड करने का, एक पैकेट स्विचिंग है और एक सर्किट स्विचिंग है। तो इनके बारे में हमने लिखना है। ठीक है, तो इसका हम मुख्तसर सा आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पहले हम पैकेट स्विचिंग के बारे में लिखते हैं। पैकेट स्विचिंग में आपका जो डेटा होता है उसके छोटे छोटे पैकेट बना दिए जाते हैं, उसके छोटे छोटा आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे बंडल या ग्रुप बना दिए जाते हैं और वो डेटा पैकेट की सूरत में जो है भेजा जाता है। ठीक है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान पैकेट की सूरत में वो डेटा भेजा जाता है। अब ये जो पैकेट्स भेजे जाते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान, तो इनके लिए कोई मखसूस पाथ या मखसूस रूट नहीं होता। ठीक है, इसमें हर जो पैकेट है वो इंडिपेंडेंट तौर पे ट्रेवल करता है। ठीक है, जिस पैकेट को जो रूट मुनासिब लगता है, जिस रूट पे उसको ट्रैफिक कम लगता है, वो पैकेट उस रूट के जरिए भेज दिया जाता है। और फिर जो डेस्टिनेशन होती है या जो आपकी फाइनल डिवाइस होती है जहां पर आप अपना जो डेटा भेजना चाह रहे हैं, वहां पर ये सारे पैकेट इकट्ठे होकर आपका जो डेटा है उसको वापस रीअसेंबल कर लिया जाता है, वो डेटा वापस उसको तरतीब दे दी जाती है। ठीक है, तो
जो इंटरनेट पे कम्युनिकेशन होती है ना आजकल, ये पैकेट स्विचिंग की सूरत में होती है। ठीक है, तो बस ये चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इन पैकेट स्विचिंग डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट कॉल्ड पैकेट। के इसमें जो डेटा है उसको स्मॉल यूनिट यानी कि पैकेट में डिवाइड कर दिया जाता है। ईच पैकेट ट्रेवल इंडिपेंडेंटली थ्रू द नेटवर्क, और हर पैकेट जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से जो है नेटवर्क के मुख्तलिफ रूट्स पे ट्रेवल करता है। एंड मे फॉलो डिफरेंट पाथ, मुख्तलिफ पाथ पे जा सकता है, जरूरी नहीं है कि एक मखसूस पाथ पे जाए। ठीक है, एट द डेस्टिनेशन, और अपनी मंजिल पे पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड टू द करेक्ट ऑर्डर। ये जो पैकेट है उनकी जो करेक्ट ऑर्डर, जो सही तरतीब है उसके मुताबिक इनको तरतीब दे दिया जाता है, तो आपका डेटा वहां पर रिसीव हो जाता है। इसकी एग्जांपल है इंटरनेट कम्युनिकेशन। ठीक हो गया। और इसके एडवांटेजेस क्या है, इसमें एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ, कि चूंकि इसमें कोई एक पाथ, एक रूट को महसूस नहीं किया जाता, बल्कि सिचुएशन को देख के पैकेट्स को भेजा जाता है, तो जो बैंडविड्थ है या जो कम्युनिकेशन पाथ है या जो रूट है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एफिशिएंट वे में इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये रिलायबल है और फ्लेक्सिबल है। जाहिर है इसमें कोई एक रूट फिक्स नहीं होता, तो इसमें डेटा भेजने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल भी है और रिलायबल। जाहिर है मतलब इसमें जो डेटा होता है वो पैकेट की सूरत में होता है, जो कि महफूज होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पैकेट स्विचिंग। उसके बाद आ गई सर्किट स्विचिंग। अब सर्किट स्विचिंग जो है पैकेट स्विचिंग के बरक्स, इसमें जब डेटा भेजा जाता है तो उसके लिए पहले से एक रूट जो है या एक पाथ जो है उसको फिक्स कर दिया जाता है कि इस रूट पे या इस पाथ पे अब ये वाला डेटा ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो जब तक वो डेटा वहां से भेजा जा रहा होता है, वो जो पाथ है या वो रूट है वो फिर उसी काम के लिए रिजर्व रहता है। ठीक है, इसकी मिसाल आप समझ लें, आपकी जिस तरह की टेलीफोन है, मिसाल के तौर पे आप जब मोबाइल पे किसी से कॉल कर रहे हो, कोई और बंदा अगर आपको उसी टाइम कॉल करेगा तो उसको आपकी लाइन बिजी मिलती है। ठीक है, तो ये सर्किट स्विचिंग की एग्जांपल है। तो मैंने लिखा है इन सर्किट स्विचिंग अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ इज एस्टेब्लिश। इसमें जो कम्युनिकेशन पाथ है वो पहले से डेडिकेट कर दिया जाता है, उसको पहले से मखसूस कर दिया जाता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जो डिवाइस सेंड करने वाली डिवाइस है डेटा और डेटा रिसीव करने वाली डिवाइस के दरमियान, बिफोर डेटा ट्रांसमिशन बिगिंस, के डेटा ट्रांसमिशन या डेटा के भेजने से पहले ये जो पाथ है, ये जो रूट है, इसको मखसूस कर दिया जाता है। द पाथ रिमेन रिजर्व ड्यूरिंग द इंटायर कम्युनिकेशन। पूरी कम्युनिकेशन जब तक डेटा की हो रही होती है, वो वाला पाथ या वो वाला रूट इसी काम के लिए रिजर्व रहता है, इसी काम के लिए मखसूस रहता है। एग्जाम्पल जैसे अभी आपको मैंने बताया ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, द कनेक्शन इज सिक्योर। इसमें जो कनेक्शन है वो सिक्योर होता है, क्योंकि जाहिर है मतलब एक मखसूस पाथ यूज किया जाता है। एंड रिलायबल, और इसका भी जो कनेक्शन है रिलायबल होता है, इसमें भी डेटा जो है महफूज रहता है। मेकिंग इट हार्डर फॉर आउटसाइडर टू इंटरसेप्ट डेटा, क्योंकि इसमें जो पाथ है, जो रूट है, उसको फिक्स कर दिया जाता है, मखसूस कर दिया जाता है, तो बाहर का कोई बंदा, कोई आउटसाइडर आपके डेटा को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो बस ये हमारी पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के बारे में हमने लिख लिया। आखिर में आप इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो लिख लें। मेन डिफरेंस क्या है कि पैकेट स्विचिंग में रूट को फिक्स नहीं किया जाता। ठीक है, कोई सा भी रूट इस्तेमाल किया जा सकता है डेटा सेंड करने के लिए, और सर्किट स्विचिंग में रूट को फिक्स कर दिया जाता है, मुख्तस कर दिया जाता है। ठीक है, तो बस ये मैंने लिख दिया, पैकेट स्विचिंग डज नॉट रिक्वायर अ डेडिकेटेड पाथ। पैकेट स्विचिंग के लिए आपको डेडिकेटेड पाथ या मखसूस रूट या मखसूस पाथ नहीं चाहिए, वाइल सर्किट स्विचिंग डज। लेकिन सर्किट स्विचिंग के लिए आपको मखसूस रूट या मखसूस पाथ चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोकॉल इन डेटा कम्युनिकेशन। के डेटा कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल्स की क्या अहमियत है। प्रोटोकॉल्स का मतलब है ये कुछ ऐसे रूल होते हैं, कुछ ऐसे कवानीन होते हैं जिनके तहत डेटा नेटवर्क्स में भेजा जाता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टीसीपी आईपी। ये फिर उन्होंने यहाँ पर 4 प्रोटोकॉल के बारे में हमसे पूछा है। ठीक है, तो इनका हमने थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखनी है। ठीक है, तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि प्रोटोकॉल होते क्या है। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर लिखा है, प्रोटोकॉल्स आर रूल एंड स्टैंडर्ड दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। के किसी भी नेटवर्क में जो मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती है, जुड़ी हुई होती हैं, उनके दरमियान जब डेटा भेजा जाता है या डेटा कम्युनिकेट किया जाता है, तो वो कुछ रूल, कुछ स्टैंडर्ड, कुछ कवानीन के तहत किया जाता है। उन कवानीन को प्रोटोकॉल कहा जाता है इंटरनेट की जुबान में। ठीक है, तो दे इंश्योर दैट डेटा इज ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। ये जो प्रोटोकॉल होते हैं, ये जो कवानीन होते हैं, ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आपका डेटा एक्यूरेट, सही तरीके से और एफिशिएंट, बेहतरीन तरीके से जो है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को भेजा जा सके। प्रोटोकॉल आर एसेंशियल फॉर स्मूथ एंड सिक्योर कम्युनिकेशन। और इनका ये भी फायदा होता है कि ये आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो डेटा ट्रांसमिशन है, डेटा को जो सेंड करना है, उसको ज्यादा स्मूथ बनाता है, आसान बनाता है और सिक्योर भी बनाता है, उनको महफूज भी रखता है। ठीक है, तो अब ये इन्होंने 4 प्रोटोकॉल के बारे में पूछा है कि हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं। मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। पहला इन्होंने टीसीपी आईपी, इसके बारे में पूछा है। तो टीसीपी से बनता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी से बनता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है,
तो देखें जो टीसीपी है ना, ये वाला पार्ट क्या करता है, आपका जो डेटा होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको महफूज बनाता है ताकि रिलायबल और सही डेटा अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सके, ठीक है। और जो आईपी वाला पार्ट होता है, ये आपके जो डेटा होता है, आपकी जो डिवाइसेस होती है, जो भी इंटरनेट के साथ डिवाइसेस कनेक्ट होती है, हर डिवाइस का अपना आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये वो आईपी एड्रेस या जो डेटा का रूट है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख दिया टीसीपी इंश्योर रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन, के इसकी वजह से आपका जो डेटा है वो रिलायबल रहता है, सही रहता है। व्हाइल आईपी हैंडल एड्रेसिंग एंड रूटिंग ऑफ डेटा पैकेट, जबकि आईपी जो है वो जो डेटा यहां से भेजा जा रहा है उसका एड्रेस, उसका रूट क्या होना चाहिए, ये चीजें जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपके जो वेब पेजेस हैं वो इस प्रोटोकॉल के तहत इंटरनेट पे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो यूज फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट। अब अक्सर देखते हैं ना वेबसाइट के शुरू में HTTP, जो भी वेबसाइट का एड्रेस का नाम होता है वहां पर HTTP या HTTPS उसके शुरू में आ रहा होता है, ठीक है। तो वो जो HTTP आ रहा है उसका ये मतलब होता है कि ये एक प्रोटोकॉल है, एक रूल है जिसके तहत ये जो इंटरनेट पे वेब पेजेस हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है या उनको मैनेज किया जाता है। उसके बाद है DNS डोमेन नेम सिस्टम। आप अक्सर वेबसाइट के मुख्तलिफ नाम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो नाम दिए जाते हैं ये DNS के जरिए दिए जाते हैं। वैसे तो जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। अब ये आईपी एड्रेस जो है ये नंबर की सूरत में होते हैं जिनको याद रखना मुश्किल होता है। तो ये आईपी एड्रेसेस को नेम में कन्वर्ट करना, उनको कोई नाम देना ताकि उसको आसानी से हम पढ़ सकें, ये चीज DNS के तहत की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है DNS ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेसेस। जो आपके डोमेन नेम होते हैं, आपका जो ईमेल, आपकी जो वेबसाइट का नाम होगा उसको ये ट्रांसलेट कर देगा आईपी एड्रेस में, ठीक है। मेकिंग इट इजियर फॉर यूजर टू एक्सेस वेबसाइट, जिसकी वजह से जो यूजर है वो आसानी से वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसके बारे में हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि जब आप कोई डिवाइस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस डिवाइस को कोई ना कोई आईपी एड्रेस मिलता है, उसकी कुछ सेटिंग करना पड़ती है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ती है। तो वो जो आईपी एड्रेस का अलॉट होना, वो जो सेटिंग है, कॉन्फ़िगरेशन है, इस प्रोटोकॉल में यानी कि DHCP में वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये खुद से कर लेता है, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये मैंने लिख दिया ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेसेस टू डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क पे जो डिवाइसेस होती हैं उनको आईपी एड्रेसेस ये ऑटोमेटिकली एलोकेट कर लेता है, सिंप्लीफाइंग नेटवर्क मैनेजमेंट, जिसकी वजह से जो नेटवर्क मैनेजमेंट है वो आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने इसके जो 4 प्रोटोकॉल उन्होंने हमसे पूछे थे इनको हमने यहाँ पर मुख्तसरन लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है इवैल्यूएट डिफरेंट मेथड ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के जो मुख्तलिफ तरीके हैं उनके बारे में लिखे, इंक्लूडिंग फायरवॉल, इंक्रिप्शन एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। हमने ये 3 जो नेटवर्क सिक्योरिटी के तरीके हैं, एक फायरवॉल है, इंक्रिप्शन है और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है, पहले तो हम लिख लेते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी होती क्या है। नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व मेजर्स टू प्रोटेक्ट डेटा एंड प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आप अपना जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट रखते हैं, उसको महफूज रखते हैं, ठीक है, ताकि कोई अनऑथोराइज गैर कानूनी बंदा उस डेटा को एक्सेस ना कर सके, उसमें कोई चेंजिंग ना कर सके, ठीक है। अब इन्होंने हमसे ये 3 मेथड के बारे में पूछा तो उनको थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैंने लिख दिया हियर आर सम कॉमन मेथड ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नंबर 1 है फायरवॉल। Firewalls are security system that monitor and control incoming and outgoing network traffic based on security rule। ये फायरवॉल जो है, जो आपके नेटवर्क में जो डेटा आ रहा है, जो डेटा जा रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है कि उसमें कोई गलत चीज तो नहीं आ रही, ठीक है। कुछ इसमें कुछ सेट ऑफ रूल होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं जिनको देख के फायरवॉल ये डिसाइड करता है कि इसमें जो डेटा आ रहा है ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है, तो इस तरह ये डेटा को मॉनिटर करता है, ठीक है। उसके बाद है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन समझ लें जिस तरह के हम कोड वर्ड में किसी को कुछ बात बताना चाहते हैं, ठीक है। अब कोड वर्ड में वही वाला बंदा उस मैसेज को समझ सकता है जिसको के मैसेज भेजा जाता है, क्योंकि उसको मतलब पता होता है कि ये जो कोड वर्ड है इसका क्या मतलब है, ठीक है। कि इंक्रिप्शन में क्या करते हैं, कन्वर्ट्स डेटा इनटू अनरीडेबल फॉर्म टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए, डेटा को खुफिया रखने के लिए डेटा को किसी और फॉर्म में तब्दील कर दिया जाता है, जैसे कि कोड वर्ड में उसको तब्दील कर दिया जाता है, ठीक है। इंक्रिप्शन ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू अ सिक्योर फॉर्मेट। ये एक सिक्योर फॉर्मेट, ऐसे फॉर्मेट में या ऐसी फॉर्म में डेटा को ले आता है जो कि हर बंदा नहीं पढ़ सकता। दैट कैन ओनली बी रेड और अंडरस्टूड बाय द ऑथोराइज्ड पार्टी विद द करेक्ट डिक्रिप्शन कोड। अब वो वही वाला बंदा पढ़ सकता है जिसको के वो जो डेटा हमने इनक्रिप्ट किया है
जिसको हमने कोड वर्ड में तब्दील किया है, उसको वो फार्मूला बता दिया जाए जिसके जरिए उस डेटा की इंक्रिप्शन की गई है, तो तभी वो उसको डिक्रिप्ट कर सकेगा या डिकोड कर सकेगा, वापस उसको असल हालत में लेके आ सकेगा। ठीक है, तो अगर किसी और बंदे के हाथ में डेटा लग भी जाता है तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा। Decryption is the process of converting the encrypted data back into original form। ये डिक्रिप्शन क्या है कि ओरिजिनल जो आपका इनक्रिप्टेड डेटा होता है, जो कोड वर्ड में डेटा होता है, उसको वापस डिकोड कर लेता है, वापस उसको अपनी असल हालत में ले आता है। ठीक है, और उसके बाद है एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। जाहिर है इससे नाम से पता चलता है कि जो आपके वायरसेस होते हैं, जो मेलवेयर होते हैं, उस किस्म के प्रोग्राम्स को डिटेक्ट करना, उनको देखना, उनको रिमूव करना, ये काम एंटी वायरस सॉफ्टवेयर से किया जाता है। तो मैंने लिखा है डिटेक्ट्स एंड रिमूव मेलवेयर एंड वायरसेस। ठीक हो गया, तो बस ये इसके जो 3 इन्होंने हमसे मेथड पूछे थे डेटा सिक्योरिटी के, ये हमने यहाँ पर मुख्तसरन लिख लिए। आखिर में बस आप लिख लें अ कम्बिनेशन ऑफ फायरवॉल, इंक्रिप्शन एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इन तीनों का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड रोबस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी। इनकी वजह से आपको एक मुकम्मल, एक जामे नेटवर्क सिक्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन बिजनेस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है, इनके क्या असरात है, मिसाल के तौर पे बिजनेस में, एजुकेशन में या हेल्थ केयर में। ठीक है, तो इसका मैंने आंसर लिखा है कंप्यूटर नेटवर्क प्ले अ वाइटल रोल इन मॉडर्न लाइफ। कि हमारी जो मॉडर्न लाइफ है, ये जदीद तर्ज जिंदगी है, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क का काफी अहम रोल है, काफी अहम किरदार है। Here are some common application of computer network। यहाँ पर हम देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे बिजनेस में, इन बिजनेस नेटवर्क्स इनेबल एफिशिएंट कम्युनिकेशन, रिसोर्स शेयरिंग एंड डेटा मैनेजमेंट। के जो मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, उनमें अगर हम नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हम बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे हमने पीछे मिसाल देखी थी कि अगर किसी दफ्तर में एक नेटवर्क बना हुआ है, मुख्तलिफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो वहां पर ज्यादा प्रिंटर लेने की जरूरत नहीं है, एक प्रिंटर से काम चल जाता है, क्योंकि वो एक प्रिंटर सारे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह आप रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट में कमी आ सकती है। फिर आप जो डेटा है उसको मैनेज कर सकते हैं, कोई एक जगह आप एक बड़ी हार्ड डिस्क लेके उस पर सारा डेटा रख सकते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इसी तरह आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो मीटिंग कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, या आप ऑनलाइन अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आगे हमने एग्जांपल दे दी, कंपनीज यूज इंट्रानेट टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज सिक्योरली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इदारे में जब मुख्तलिफ कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाता है ना, ठीक है, तो इसको इंट्रानेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे लेवल पे जो आपका नेटवर्क बनता है उसको इंटरनेट कहते हैं। तो इस इंटरनेट के जरिए उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस इदारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन रिसीव की जा सकती है, और बिजनेस को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन में देख लेते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूज नेटवर्क टू प्रोवाइड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये जो एजुकेशनल इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, ये भी नेटवर्क का इस्तेमाल करके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि लोग जो है या स्टूडेंट है वो ऑनलाइन सीख सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं। एंड एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज, और एजुकेशनल रिसोर्सेज जैसे कि लाइब्रेरीज वगैरह, बुक्स वगैरह, वो ऑनलाइन जो है मिल जाती है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज यूज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरह यूनिवर्सिटी जो है ये LMS या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज करती है, मुख्तलिफ एप्लीकेशन लाइक ब्लैक बोर्ड, इसी तरह एंड मूडल एक है, बुक में मूडी लिखा है लेकिन ये मूडल है। ठीक है, ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन है जिनके जरिए आप रिमोट लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल एक क्लासरूम वाला इन्वायरमेंट इनमें नजर आता है। ठीक है, टू डिलीवर कोर्सेज, कंटेंट एंड असाइन असेसमेंट। ठीक है, तो इस तरह जो है हम ये एजुकेशन के मैदान में भी नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हेल्थ केयर है, आपकी जो हेल्थ है, सेहत है, उसमें बहुत इसका इस्तेमाल है। ठीक है, हेल्थ केयर नेटवर्क फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन, टेलीमेडिसिन एंड एक्सेस टू मेडिकल डेटाबेस। इसके जरिए आप जो है, जो मरीज है, उसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, उसको आप मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जो हेल्थ केयर में भी इसका काफी यूजफुल इस्तेमाल है नेटवर्क्स का। ठीक है, और सिमिलरली इसी तरह ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम एनहांस पेशेंट केयर। इसी तरह जो पेशेंट है, मरीज है, वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर से, ऑनलाइन उससे मशवरा कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल यूज इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR सिस्टम टू स्टोर एंड रिट्रीव पेशेंट डेटा एफिशिएंटली। ये EHR सिस्टम के जरिए हॉस्पिटल जो है मरीजों का डेटा अपने पास रखते हैं, उसमें से अगर कोई किसी मरीज का डेटा चाहिए वो रिट्रीव करके उसके मुताबिक उसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, इसमें भी नेटवर्क का
काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है आजकल की मॉडर्न लाइफ में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब ये है कि आप जब कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, तो उनको कनेक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, तो ये जो मुख्तलिफ तरीके हैं इनको टोपोलॉजीज कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक स्टार है, रिंग है, बस है एंड मैश है। तो इनके बारे में यहाँ पर हमने लिखना है कि इनका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ठीक है, तो पहले है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर है वो एक सेंट्रल या एक मेन कंप्यूटर के साथ जो है कनेक्ट कर दिए जाते हैं। मैं आपको आपकी बुक से इसकी पिक्चर दिखाता हूं। देखें, इसमें ये आपका सेंट्रल कंप्यूटर होता है और इसके साथ जो है ये मुख्तलिफ डिवाइसेज या मुख्तलिफ कंप्यूटर को इस तरह कनेक्ट किया गया है। ये एक स्टार की सूरत में होते हैं, तो इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। अब इसकी हम तफसील देख लेते हैं। देखें, ये जो स्टार टोपोलॉजी है, ऑल डिवाइसेज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। इसमें जो जितनी भी डिवाइसेज है वो एक सेंट्रल कंप्यूटर या एक मरकजी कंप्यूटर के साथ उनको जोड़ा जाता है। इसका एडवांटेज क्या है? इजी टू मैनेज, इसको मैनेज करना इजी होता है। और डिसएडवांटेज क्या है? हब फेलियर इफेक्ट नेटवर्क के, अगर आपका जो मेन कंप्यूटर है, जो हब है, अगर वो फेल हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क आपका बैठ जाता है। ठीक है, और उसके बाद है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जो है ये एक रिंग की सूरत में होता है। देखिए आपके बुक पे ये इस तरह ये पिक्चर बनी हुई है, ये अब रिंग टोपोलॉजी। इसमें जो डिवाइसेज हैं इनको एक रिंग की सूरत में, दायरे की सूरत में जो है आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। रिंग टोपोलॉजी में डिवाइसेस कनेक्टेड इन अ सर्कुलर फॉर्म, के डिवाइसेस को एक सर्कुलर फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है। और इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें हर डिवाइस जो है वो इक्वल एक्सेस रखता है डेटा के लिए। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है कि वन फेलियर डिस्टर्ब नेटवर्क। इसमें अगर एक डिवाइस फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क पे आपका असर पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो दायरे की शक्ल में होता है। कोई एक डिवाइस अगर प्रॉपर काम नहीं करेगी तो आपके नेटवर्क पे असर पड़ता है। उसके बाद है बस टोपोलॉजी। इसमें जो कंप्यूटर या डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं वो सिंगल बैकबोन केबल, यानी कि एक सेंटर में केबल जा रही होती है, उसके साथ जो है मुख्तलिफ डिवाइसेस साइड पे सनक कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या है? एडवांटेज होता है लो कॉस्ट, इस पे खर्चा कम आता है। और डिसएडवांटेज इसका क्या है? डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, अगर ये खराब हो जाए तो उसकी ट्रबल शूटिंग करना काफी मुश्किल होती है। ठीक है, और उसके बाद है मैश टोपोलॉजी। इसमें जो मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं, जैसे मैं आपके बुक से दिखाता हूं, ये देखें, ये मैश टोपोलॉजी। इसमें हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। जितने भी इस नेटवर्क में डिवाइसेस है सारी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई है, मैश हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैश टोपोलॉजी बोलते हैं। अब इसके फवायद नुकसान क्या है? मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू अदर, हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है। और इसका एडवांटेज क्या है? हाईली रिलायबल, ये काफी रिलायबल होता है, यानी कि ये जल्दी खराब नहीं होता। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव होता है, काफी महंगा होता है। ज़ाहिर है हर कंप्यूटर या डिवाइस को जोड़ना होता है तो इस पे एक्सपेंस या खर्चा ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये आपने छोटा सा टेबल बना लेना है, इसमें कंपैरिजन और कंट्रास्ट, यहां पर पॉइंट चारों जो टोपोलॉजीज है इनके आपने लिख लेने हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर अ शिफ्ट साइफर विद अ शिफ्ट अमाउंट ऑफ 4। यहां पर हमें इन्होंने ये दो पार्ट दिए हैं। इसमें ये एक लफ्ज दिया है सिक्योरिटी, इसको हमने इनक्रिप्ट करना है। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने फार्मूला बता दिया है कि ये जो वर्ड है सिक्योरिटी, इसको जब इनक्रिप्ट करेंगे तो हम हर लेटर को 4 पोजीशन आगे लेके जाएंगे। तो अब ये पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। देखें, हमने ये सिक्योरिटी वर्ड है इसको इनक्रिप्ट करना है। ठीक है, तो इसमें आप ये एस लें, अब एस से आगे आप 4 वर्ड चले जाएं। ठीक है, एस टी यू वी डब्ल्यू आता है तो इसके सामने आप डब्ल्यू लिख लें। उसके बाद ई है, ई से 4 वर्ड आगे चले जाएं, ई एफ जी एच आई। ठीक है, तो यहां पर मैंने आई लिख दिया। इसी तरह हर लेटर से 4 लेटर आगे चलते जाएंगे तो उनके अगेंस्ट आपको ये लेटर मिलेंगे। तो अब ये जो लेटर यहां पर आए हैं इनको जब आप इकट्ठा करेंगे तो ये आपका इनक्रिप्टेड मैसेज हो गया। ठीक है, जो साइफर आता है वो इस फॉर्म में आता है, जो अगर किसी और बंदे के हाथ लग जाए तो वो उसको पढ़ नहीं सकता, क्योंकि इसमें खुफिया पैगाम होता है। ठीक है, हर बंदा उसको नहीं पढ़ पाता जब तक कि उसको ये जो इंक्रिप्शन का फार्मूला है ये पता ना हो। ठीक है, तो इस तरह ये आपने जितने यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपने 3 पोजीशन आएगा तो फिर आपको जो भी इस तरह वर्ड दिया जाएगा उसमें आपने हर लेटर से 3 पोजीशन आगे चले जाना है। ठीक है, जितने यहाँ पर पोजीशन बताएंगे, जैसे यहाँ पर 4 पोजीशन बताई तो हम 4 लेटर आगे गए और हमने ये इसकी इंक्रिप्शन कर ली। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पार्ट बी में अब हमने डिक्रिप्शन करनी, यानी कि इसके रिवर्स प्रोसेस करना है। इंक्रिप्शन में हम जो हमें लेटर दिया जाता है उससे जितने लेटर हमें कहते हैं उतना आगे जाते हैं और डिक्रिप्शन में हम वापस आते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये वर्ड है WMXY जो भी बनता है, ठीक है, इसकी अगर वापस हमने डिक्रिप्शन करनी है
तो हमने 4 पोजीशन अब वापस आना है, बैकवर्ड आना है, ठीक है। तो उसके लिए अब देखें आपका ये W है, W से आप जब 4 पोजीशन पीछे आएंगे तो आपको S मिलेगा, ठीक है। इसी तरह M से अगर 4 पोजीशन पीछे आएंगे तो आपको I मिलेगा। इस तरीके से हर लेटर के लिए 4 लेटर आप पीछे आते जाएंगे तो आपको इनका जो एक्चुअल लेटर है वो मिलता जाएगा। तो इस लेटर को जब आप इकट्ठा करेंगे तो ये आपके पास डिक्रिप्टेड मैसेज या आप कह सकते हैं डिकोडेड मैसेज आ जाएगा। हमने ये जो मैसेज आया जो कि कोडिंग में था, कोड वर्ड में था, इनक्रिप्टेड फॉर्म में था, इसको वापस डिकोड कर लिया, इसको हमने अपनी असल हालत में ले आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन में देखना है कि आपको यहाँ पर वो कितने पोजीशन आगे जाने के लिए कह रहे हैं या कितने पोजीशन वापस आने के लिए कह रहे हैं, ये आपने देखना है, ठीक हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 है एन IPv4 एड्रेस इज 32 बिट नंबर के। ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना IP वर्जन 4, इसमें जो एड्रेसेस हैं उनके लिए टोटल 32 बिट रखे जाते हैं, ठीक है। तो अगर एड्रेस के लिए 32 बिट रखे जाएं तो टोटल एड्रेसेस इस इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv4 में कितने आएंगे, ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है, इसकी कैलकुलेशन बतानी है। और फिर ये दूसरा पार्ट भी है, ये आपको बताता हूं। पहले पार्ट A को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ये मालूम करना है कि यहाँ पर टोटल यूनिक वैल्यूज कितनी बनेगी अगर हमारे पास एड्रेस की जो स्पेस है वो 32 बिट हो, ठीक है। तो इसका सिंपल तरीका है कि हम 2 रेज़ टू पावर 32 करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस आएंगे जो कि इस इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IPv4 में पॉसिबल होंगी, ठीक है। तो आप 2 रेज़ टू पावर 32 करेंगे तो ये आपके पास लंबी चौड़ी एक वैल्यू आ जाती है। ये तकरीबन 4.29 बिलियन एड्रेसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो बस यहां पर आप लिख लेंगे टोटल IPv4 एड्रेसेस इक्वल टू 4.29 बिलियन। अब इसको आप राउंड ऑफ कर लें, ठीक है। 2.2 को हम 4.3 कर लेंगे, 9 को हमने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास 4.3 बिलियन बनती है। यानी कि ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसमें टोटल जो एड्रेसेस हैं, जो पॉसिबल एड्रेसेस हैं, उनकी तादाद 4.3 बिलियन है, ठीक है। और अब नेक्स्ट पार्ट बी में ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी एड्रेसेस रिमेन इफ 10% आर रिजर्व। अगर ये जो टोटल एड्रेसेस है इसमें अगर 10% हम रिजर्व कर लें तो पीछे कितने एड्रेसेस रह जाते हैं। तो बहुत ही आसान है, सिंपल मैथ का क्वेश्चन है। हम ये जो टोटल वैल्यू है हमारे पास आई है, इसका हम 10% निकाल लेंगे तो हमारे पास जो 10% की वैल्यू आएगी वो इस टोटल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग एड्रेसेस है उनकी तादाद आ जाएगी, ठीक है। तो देखें हम रिजर्व एड्रेसेस निकालेंगे तो जो टोटल वैल्यू हमारे पास ऊपर आई थी ये वाली, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10% को, ठीक है। तो अब ये परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो आप 10 को डिवाइड कर लेंगे 100 से। जब भी परसेंटेज का साइन रिमूव किया जाता है तो जो भी वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसको जब आप कैलकुलेटर से ये वाला पार्ट आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये आपके पास रिजर्व एड्रेसेस आ गए हैं, ठीक है। तो इसको आप राउंड ऑफ कर लें, ये जो पॉइंट के बाद 6 आ रहा है इसको आप खत्म करें तो इस 9 को आप 10 करेंगे तो 10 का 0 उधर लग जाएगा और 1 कैरी में जाके इस 2 को 3 कर देगा। तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट रिजर्व एड्रेसेस की वैल्यू बन जाती है। अब ये जो वैल्यू है इसको आप इस टोटल में से माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग एड्रेसेस आ जाएंगे। तो मैंने लिख दिया रिमेनिंग एड्रेसेस, टोटल IPv4 एड्रेसेस में से माइनस कर रहा हूं मैं रिजर्व एड्रेसेस, ठीक है। ये मैंने टोटल की वैल्यू डाल दी, ये मैंने जो रिजर्व यहां पर निकाला इसकी डाल दी वैल्यू, तो माइनस करें तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है जो कि 3.86 बिलियन तकरीबन बनती है। तो ये हमारे पास रिमेनिंग यूजेबल एड्रेसेस की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।